शिप जब बंदरगाह से निकली तो उस समय कुछ यात्रियों ने 3 ऐसे लोगों को देखा जो चोरी चुपके शिप में घुस रहे थे। स्टार्टिंग में किसी ने भी उन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। रात को जब सभी यात्री लॉन्ज में सोने चले गए पर वे 3 लोग अभी भी निचले डेक में ही रहे, जहां अक्सर व्हीकल वगैरह पार की जाती है। वहां उन्होंने आग जलाई। अगले 5 मिनट के अंदर ही कैप्टन को फायर अलार्म मिला। पता चलता है कि डेक 4 आग की लपटों में झुलस रहा है। ये समय था 28 दिसंबर सन 2014, जबकि शिप थी नॉर्मन अटलांटिक। As the Norman Atlantic into the port of Brindisi, Italy, early Friday. Norman Atlantic, which was en route to Ancona in Italy from the Norman Atlantic continues to burn. The Italian-flagged Norman Atlantic was carrying cars. Norman Atlantic ferry, who filmed this rescue operation from the Norman Atlantic ferry, arrived at ports in Italy to... The plan is now to tow the Norman Atlantic. स्टोरी की शुरुआत हुई आज से मात्र 10 साल पहले 27 दिसंबर सन 2014 को। ये प्लेस है देश ग्रीस का पेट्रस। यहाँ से एक शिप एमएस नॉर्मन अटलांटिक जाने वाली है एक लंबी यात्रा पर, जिसकी आखिरी डेस्टिनेशन होगी देश इटली की एनकोना। शिप की ये यात्रा लगभग 25 से 30 घंटे की होने वाली थी। फाइनली दोपहर की 1:50 पर शिप यहाँ से डिपार्ट हुई। शिप की लंबाई थी 186 मीटर, जबकि ये 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने में सक्षम है। इसमें थे टोटल 472 लोग, जिसमें 417 पैसेंजर तथा बाकी 55 क्रू मेंबर शामिल रहेंगे। टोटल लोगों में 3 इलीगल इमिग्रेंट भी शामिल थे, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। ये तीनों चोरी चुपके शिप में घुस गए हैं। इसके अलावा 222 व्हीकल तथा 100 से ज्यादा ट्रक निचले डेक में लोडेड हैं। लगभग 3 घंटों की यात्रा के बाद शिप का एक छोटा सा स्टॉप था। यहाँ से निकलने के बाद तक सारी चीजें नॉर्मल थी, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं। उस दिन छुट्टियों का समय था, इसलिए शिप में पर्याप्त यात्री हैं। शाम के 5 बजे तक शिप ओथनोई आइलैंड को पार कर गया। आइलैंड से लगभग 61 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद समंदर में स्थिति खराब होने लगी। दक्षिण से पश्चिम की ओर हवाओं की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर तक पहुँच गयी। समय के साथ समुद्री तूफान भी बढ़ने लगा, पर इस तरह की तेज हवाओं तथा तूफान के लिए यह शिप डिजाइन नहीं किया गया है। कैप्टन को जैसे ही तूफान के बारे में पता चला, सभी परेशान होने लगे। इसी समय शिप में लियोनस नाम का एक शख्स भी है, जो अपना कार नीचे पार्क किया है। जैसा कि यह सफर 24 घंटे से ज्यादा का होगा, आराम या सोने के लिए उसे भी सीट की जरूरत थी। लॉन्ज में पहुंचा तो देखा वहां पहले से ही बहुत सारे लोग हैं, उसके लिए कोई सीट नहीं थी। इस तरह आराम करने के लिए अब एक ही जगह है, वह था डेक नंबर 4, जहां पर थी उसकी ट्रक। वह नीचे डेक नंबर 4 में गया, ट्रक के अंदर ही सोने का फैसला किया। 5 बजे तक तो सारी चीजें नॉर्मल थी। अभी भी तूफान इतना भी बड़ा नहीं है कि वह शिप को नुकसान पहुंचा सके, पर फिर भी कैप्टन की नजर हर पल सामने की तरफ रहती थी। अगले कुछ ही मिनटों बाद एक क्रू ने कैप्टन को बुलाया। कहता है कि सामने खिड़की की तरफ देखो, वहां से धुआं निकल रहा है। मगर जब कैप्टन ने देखा तो कहा, मुझे नहीं लगता कि वह धुआं है, हो न हो यह बारिश का पानी तथा स्मोक होगा। पर थोड़ी देर बाद जब पूरी तरह स्पष्ट हो गया, यह कोई फॉग नहीं बल्कि है सच में धुआं। जांच के लिए कुछ क्रू मेंबर को डेक नंबर 3 में भेजा गया। एक क्रू मेंबर जब डेक में पहुंचा, उसे पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि आखिर धुआं आ कहां से रहा है, क्योंकि पूरा डेक ट्रकों से एक कतार में भरा पड़ा है। बहुत ही मुश्किल था ये पता लगाना कि स्मोक आ कहां से रहा है। थोड़ी मेहनत के बाद वह पहुंच गया जहां से आ रहा था धुआं। कैप्टन को बताते हैं कि ये स्मोक आ रहा है एक ट्रक से, हो न हो फ्रिजों को चालू रखने के लिए जनरेटर चल रहा होगा। सोचा ये चिंता की कोई बात नहीं। इस तरह वह वापस ऊपर चला गया। वह जैसे ऊपर पहुंचा, लगभग 5:15 बजे डेक नंबर 4 से एक फायर प्लेस अलार्म एक्टिवेट हो गया। केबिन से ही बाहर देखा गया तो पता चला आग भयानक रूप ले ली है। अचानक आग भड़क कैसे गई कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी 5 मिनट पहले तो देखकर आए हैं, वहाँ सिर्फ नॉर्मल धुआं था। फिर इतनी आग लगी कैसे सच पता करते, पर इससे जरूरी है कि आग पर काबू पाया जाए। कैप्टन देरी किए बगैर ये खबर बाकी क्रू मेंबर तक पहुंचाई। बताते हैं कि 5 मिनट पहले एक ट्रक के रेफ्रिजरेटर यूनिट से धुआं निकल रहा था, हो न हो आग वहीं पर लगी होगी। जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। डेक नंबर 4 के पास ही एक फायर फाइटर क्रू था। आग जहां पर लगी थी वहां जाकर जानना चाहता है कि कितना नुकसान हुआ होगा, मगर अब तक आग इतनी भड़क गई, नजदीक जाना भी मुश्किल है।
इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए कई सारे इलेक्ट्रिक पंप इंस्टॉल किए गए थे जो हाई प्रेशर स्प्रिंकलर से कनेक्टेड हैं। क्रू ने जल्दी से उसे ओपन किया ताकि आग पर पानी का छिड़काव करके काबू पाया जा सके। जैसे एक स्प्रिंकलर सिस्टम को ऑन किए, स्मोक इतना बढ़ गया कि वहां खड़ा रहना भी मुश्किल है। न चाहकर भी फायर फाइटर क्रू को वहां से भागना पड़ा। देखते ही देखते स्मोक जहाज के वेंटिलेशन सिस्टम में फैल गया। इस तरह आग तक पहुंचने में जितनी देरी होगी उसे रोकना उतना ही मुश्किल होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी तरह से आग पर कंट्रोल खो देंगे। अंत में न चाहकर भी सभी यात्रियों को जहाज छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। अब तक तो कोई भी क्रू मेंबर आग के पास जाने से कतरा रहा था, पर जैसे एहसास हुआ कि यदि हम कोई बड़ा कदम नहीं उठाएं तो जहाज को पूरी तरह जलने से नहीं रोका जा सकता। इस तरह न चाहकर भी कई सारे क्रू मेंबर फुल सेफ्टी के साथ अंदर जाने का फैसला किए, पर जैसे डेक 4 का दरवाजा ओपन किए, आग की लपटें डोर से बाहर की तरफ आई। मजबूरन सभी को फिर से पीछे मुड़ना पड़ा। कैप्टन को जैसे एहसास हुआ कि अब हमें मदद की जरूरत है, देरी किए बगैर 8:38 पर इटली के कोस्ट गार्ड को अपना पहला इमरजेंसी कॉल किए। मगर इस समय ये ब्रिंडसी पोर्ट से लगभग 100 किलोमीटर दूर थे। ये दूरी भले ही 100 किलोमीटर थी, पर फिर भी रेस्क्यू टीम अभी भी निकल सकती है, पर ऐसा नहीं किया गया। दरअसल इस समय शिप देश ग्रीस के सी एरिया में था, इसलिए इटली के कोस्ट गार्ड मदद के लिए नहीं आ सकते। इस तरह इमरजेंसी की सिचुएशन ग्रीस ऑर्गेनाइजेशन को सौंपी गई। जैसे आग डेक 4 में पूरी तरफ फैल गई, ट्रक में आराम कर रहे लियोनोस नींद से जाग गया। ट्रक से बाहर निकला तो देखा वह चारों तरफ आग से घिरा हुआ है। देखते देखते सिचुएशन जब बस से भी बदतर हो गई, कैप्टन ने आखिरी डिसीजन लिया। क्रू से कहें कि डग बोट जुटाया जाए, जरूरत पड़ी तो सभी यात्रियों को शिप को छोड़ना पड़ेगा। आग जैसे जैसे बढ़ने लगी, डेक 5 तथा 4 पर मौजूद यात्रियों को भी प्रॉब्लम्स होने लगी। समय के साथ फर्श का तापमान बढ़ने लगा। यात्री वहां से भागकर ऊपरी फ्लोर की तरफ जाने लगे। इस समय शिप में जितने भी लाइफ बोट हैं, उस लाइफ बोट से हजारों लोगों को समंदर में उतारा जा सकता है। मगर शिप अगले 3 घंटों तक जलता रहा, पर कैप्टन ने अभी भी किसी भी डग बोट को यूज करने से मना किया। पैसेंजर का भी यही कहना था कि कोई भी क्रू मेंबर उन पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा था। फर्श इतना गर्म हो गया था कि उनका पैर ही जलने लगा। रात के लगभग 9 बजे ग्रीस के कोस्ट गार्ड को पता चला इस टाइम जहाज ग्रीस के सी एरिया से बाहर निकल चुका है। इस समय शिप है इटली के समंदर में। इस तरह ग्रीस के कोस्ट गार्ड जो उनकी मदद के लिए आ रहे थे, वे वापस से इसकी जिम्मेदारी इटली के कोस्ट गार्ड को सौंप दिए। इसी तरह शिप जब अगले 5 घंटों तक जलता रहा, जब पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि यात्रियों को यहाँ से निकालना ही सही है, तब जाकर कैप्टन ने महिलाओं तथा बच्चों को लाइफ जैकेट पहनने को दिया। नीचे से ऊपर की तरफ जितने भी डेक गर्म होते गए, जान बचाने के लिए सभी यात्री ऊपरी फ्लोर की तरफ भागे। रात के 1 बजे यानी समय आ चुका है 28 दिसंबर सन 2014। इस समय तक जब ऊपर के भी फ्लोर गर्म होने लगे तो एक एक करके लाइफ बोट को नीचे उतारा जाने लगा। शुरुआत के 3 बोट में किसी को लिए बगैर ही नीचे उतार दिए, पर जब यात्रियों के साथ लाइफ बोट को नीचे उतारने की बारी आई, इस बार भी रुक गए, क्योंकि कैप्टन को लग रहा था कि हमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, सभी को शिप पर ही रहना चाहिए, हम तक कभी भी मदद पहुंच सकती है। पर ये डिसीजन लेकर ये ऊपरी डेक पर मौजूद 350 से ज्यादा लोगों की जान खतरे में डाल रहे थे। अब तक का कोई भी डेटा नहीं था कि ऊपर कितने लोग हैं, ताकि ये पता कर सकें कि निचले डेक में अभी भी कितने लोग फंसे होंगे। जिस तरह आग बढ़ रही थी, यात्रियों का कहना था कि अब तक वहां पर जितने भी लोग होंगे उनका जीवित बचना संभव नहीं होगा। यात्री तथा बाकी क्रू मेंबर भले ही मौत तथा जीवन के बीच संघर्ष कर रहे हैं, पर सभी का एक ही सवाल था, आखिर शिप में आग लगी तो लगी कैसे। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्रू आग को बुझाने में कामयाब क्यों नहीं हुए। धुएं का पता लगाने के लिए क्रू जब डेक नंबर 4 में पहुंचे तो उन्हें ट्रक के रेफ्रिजरेटर से धुआं निकलता हुआ दिखाई पड़ा, पर यहाँ क्रू को लगा कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वे वापस चले आए। पर ऊपर पहुँचते ही 5 मिनट के अंदर ही न जाने ऐसा क्या हुआ, आग इतनी ज्यादा भड़क गई कि काबू करना नामुमकिन हो गया। अब तक लोगों को यही लग रहा है आग लगने की कड़ी जुड़ी है ट्रक से ही, पर यहाँ सोचने वाली बात है, यदि रेफ्रिजरेटर को ऑन रखने से कोई प्रॉब्लम आ सकती थी तो ऐसा करने की परमिशन क्यों दी गई। डीजल जनरेटर चलाने से इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है तो शिप पर इलेक्ट्रिसिटी होनी तो चाहिए, ताकि
ट्रकों के कूलिंग सिस्टम को चलाया जा सके। इसका रीजन कुछ भी हो, यदि उस समय डीजल जनरेटर ऑन था तो उससे खतरनाक स्पार्क उत्पन्न हो सकता है। इस तरह का स्पार्क खुले सड़क पर खतरनाक तो नहीं होता, पर यही छोटा सा स्पार्क शिप में आग लगाने के लिए पर्याप्त था। यदि आग लगने का यही रीजन मान लिया जाए तो यहाँ दूसरा सवाल उठता है कि यह आग पर काबू क्यों नहीं पा सके। समय रहते क्रू ने फायर स्प्रिंकलर को भी ऑन कर दिया था। पानी का छिड़काव हो चुका था शुरू, फिर आग की लपटें कम होने की बजाय बढ़ क्यों गई? दरअसल उस समय फायर स्प्रिंकलर सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। उस समय क्रू ने ड्रेनेज सिस्टम को सक्रिय करने की कोशिश तो की थी, पानी के छिड़काव का सिग्नल भी मिला था। फिर सवाल वहीं पर आकर रुकता है कि अगर ऐसा था तो आग काबू से बाहर क्यों हो गई? दरअसल उस समय क्रू डेक 3 पर ड्रेनेज को खोल दिया था, ना कि डेक नंबर 4 में, क्योंकि आग तो डेक 4 पर लगी थी। इस सवाल पर उस क्रू का कहना था कि डेक 4 के ड्रेनेज को भी खोला गया था, पर असल में मैकेनिकल फेलियर की वजह से उस समय वह ओपन हुआ ही नहीं, जिस कारण ये आग पर काबू पाने में कामयाब नहीं थे। इसी के साथ साथ डेक 4 का फायर अलार्म सिस्टम भी सही से वर्क नहीं कर रहा था। इसी वजह से आग लगने के लगभग 5 मिनट बाद केविन के पर्सनल फायर अलार्म सिस्टम से पता चला कि नीचे आग लग गई है। अब तक के डाटा से तो यही निष्कर्ष निकला, ये आग लगी है उस ट्रक के डीजल जनरेटर के स्पार्क की वजह से। पर ये सारे के सारे सबूत धरे के धरे तब रह जाते हैं जब पता चलता है कि उस ट्रक में मौजूद शख्स अभी भी जीवित है। वह जैसे तैसे बचकर पानी में कूद गया है। इस समय है एक लाइफ बोट पर। अगर सच में आग ट्रक के जनरेटर की वजह से ही लगी थी तो वह जीवित कैसे बचा? यदि इसका दूसरा पहलू देखा जाए कि आग ट्रक के जनरेटर की वजह से नहीं लगी तो फिर आग लगी तो लगी कैसे? ये सवाल उस समय तो सभी के जहन में था, पर जवाब किसी के पास नहीं। पर अभी सभी क्रू का इसी पर ध्यान है कि कैसे भी सभी यात्रियों को बचाया जाए। इसी तरह शिप पूरी रात आग की लपटों में जलता रहा। सुबह भी होने को आया। लगभग 8:15 बजे बंदरगाह से निकली रेस्क्यू टीम उन तक पहुंचने में कामयाब हुई। अब तक इसकी खबर वहां से गुजरने वाले कई सारे बल्क कैरियर शिप तथा कार्गो शिप को इसकी जानकारी मिल चुकी थी। वे भी पैसेंजर को बचाने के लिए कब का निकल चुके थे। मगर जब सभी शिप तक पहुंचे, इन्होंने पाया आग अभी भी उसी तरह है। ऐसे कंडीशन में कोई भी दूसरी शिप उन्हें बचाने के लिए करीब नहीं जा सकती थी। अब इनके पास था एक आखिरी रास्ता, वह है कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर। जैसा कि बड़े शिप मदद के लिए तो नहीं जा सकते, पर छोटे फायर फाइटिंग डक बोट तो जा सकते थे। फायर फाइटिंग डक बोट से बचाना तो पॉसिबल नहीं था, मगर पानी के फव्वारों से आग बुझाने की कोशिश की गई। 11 बजे के करीब मिलिट्री चॉपर हेलीकॉप्टर भी आ पहुँचे। जितना जल्दी हो सका सभी यात्रियों को एक एक करके शिप से बाहर निकाला जाने लगा। दोपहर को 2:50 पर शिप से बाहर निकलने वाले आखिरी शख्स थे कैप्टन। इस तरह सभी पैसेंजर तथा क्रू को नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। साथ ही साथ इस शिप को भी यहाँ से खींचकर ले जाया गया बंदरगाह। जांच में पता चला कि इस हादसे में पूरे 12 लोग मारे गए थे। इसी के साथ 3 अफगान इलीगल इमिग्रेंट के बारे में भी पता चला, जो चोरी चुपके शिप के लॉरी में सवार थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कुछ यात्री लॉरी में छुपे हुए कुछ लोगों को देखे थे। यही 3 अफगान इलीगल इमिग्रेंट थे। उन यात्रियों का कहना था कि उन्हीं लोगों ने ठंड से बचने के लिए आग जलाई थी, इसलिए शक इसी पर गया कि हो न हो आग लगने का रीजन यही है। पर जब उन 3 अफगान लोगों से यही सवाल किया गया, वे लोग साफ इनकार कर दिए। कहते हैं कि हमने आग तो जलाया था, पर हमारी वजह से शिप में आग नहीं लगी थी। इन्वेस्टिगेशन टीम जब शिप के माध्यम से सच जानने की कोशिश की तो इन्हें ऐसा कोई पुख्ता सबूत मिला ही नहीं जो ये प्रूव कर सके कि आग लगने का असल रीजन है क्या। अंत में यही डिसीजन लिया गया कि ट्रक के रेफ्रिजरेटर के ऑन होने की वजह से आग लगी। शिप के साथ जब यह हादसा हुआ, इसके मात्र 13 साल पहले एक कैदी जो पिछले 2 जेल से भाग चुका था, दोबारा से न भाग सके, इसके लिए एक ऐसे सुरक्षित जेल में लाया गया जहां से कोई नहीं भाग सका। पर यहाँ पर भी उसने जो कारनामा कर दिखाया, सभी के होश ही उड़ गए, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।